तो हिंदी के क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। हम पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रहा है, अभी प्लस उदय की संधि कीजिए। ठीक है, अब अभी में हम देख रहे हैं कि क्या है, छोटी ई है और यहां पे क्या है, ऊ है। ई और ऊ मिलके क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। ठीक है ना। और जहां पे ई है वो ये भा जो है ना, यहां पे ये भा क्या हो जाएगा, ये भा हो जाएगा आधा वर्ण हो जाएगा। ठीक है ना। तो भी और ऊ मिलकर क्या बन जाएगा, भ्यू। ठीक है ना, क्या बनेगा, भ्यू। यानी कि अभ्युदय हमारा आंसर इसका हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है, इसमें यड़ स्वर संधि है। ठीक है ना, यड़ स्वर संधि इसके अंदर है। अश्व का पर्यायवाची नहीं, तो अश्व का मतलब हमें पता होता है कि अश्व का मतलब है घोड़ा। ठीक है, घोटक भी होता है, हय होता है, बाजी होता है, लेकिन तरंग नहीं होता। ठीक, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि घोड़े का जो पर्यायवाची होता है वो तरंग नहीं होता, वो होता है क्या, तुरंग। ता में छोटे ऊ की मात्रा भी होती है, यह आपको बिल्कुल से याद रखना होता है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द, जो गिरा हुआ है उसे क्या कहते हैं, पतित कहते हैं। ठीक है ना। धराशायी का मतलब क्या हुआ, जो धरती पे गिर पड़ा। गिरा हुआ के लिए क्या होता है, पतित का मतलब क्या होता है, जो आचरण से पतित है, जो नैतिकता से पतित है, जो किसी कर्म से पतित है। ठीक है ना, किसी भी प्रकार से मतलब वो हो सकता है, वो पतित होता है। ठीक, चलिए लुंठित। लुंठित का मतलब क्या होता है, लूटा हुआ, लूटा हुआ है ना, वो लुंठित हो जाता है। पालकी तो आप लोग जानते ही क्या होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। क्वेश्चन समझ में आया कि जो बोलने में सुनने में एक से लग रहे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों, वो होते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। हम अपने प्रैक्टिस में सब कुछ बता चुके हैं आपको। ठीक, तो चलिए, शाम और संध्या ये तो समानार्थी शब्द हो गए, संसार और जगत ये समानार्थी शब्द हो गए, दिन और दिवस ये समानार्थी शब्द हो गए। समानार्थी क्या होते हैं, जो पर्यायवाची भी हो एक दूसरे के। लेकिन अपेक्षा और उपेक्षा, ठीक है ना, ये क्या है, ये सुनने में थोड़े थोड़ा सेम साउंड कर रहे हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग है। अपेक्षा का मतलब क्या होता है, किसी से आशा लगाना, उम्मीद करना। ठीक है ना, आपको हमसे अपेक्षा है कि हम आपको ऐसे प्रश्न पढ़ाएंगे जो आपकी परीक्षा में आएंगे, ये अपेक्षा है। और उपेक्षा का क्या मतलब है कि हमसे पढ़ने से पहले आपने किसी व्यक्ति से अगर कुछ पढ़ा और आपको अगर उसका समझ में नहीं आया तो आपने क्या किया कि उसकी उपेक्षा कर दी। ठीक है ना, कि यार वो सही नहीं पढ़ा पाता, उसकी उपेक्षा कर दी आपने। बात सही समझ में आई ना। उपेक्षा मतलब तिरस्कार करना किसी का। ठीक है ना, तो अपेक्षा और उपेक्षा ये भिन्नार्थक शब्द हैं और सुनने में सेम साउंड दे रहे हैं, इसलिए इन्हें कह देते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। क्लियर है ना। चलिए, पानी पीकर जात पूछना, इसका क्या अर्थ है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरा है कि पहले पानी पी लिया और फिर पूछा भैया आपकी जाति क्या है। ठीक है ना, ये पहले जमाने में बहुत होता था, अब तो नहीं होता है इस प्रकार का जात पात का। अगर किसी छोटे एरिया में जहां पे अनपढ़ गंवार लोग रहते हैं वो अगर इस प्रकार की जात पात की अगर बात करते हो तो बात अलग है, लेकिन शिक्षित समाज में इस प्रकार की परंपराएं समाप्त हो चुकी हैं। लेकिन उसी समय से ये एक लोकोक्ति चली है, पानी पीकर जात पूछना। इसका मतलब क्या होता है कि काम निकलने के बाद सोचना। ठीक है ना, काम निकलने के बाद सोचना, पानी पीकर जात पूछना। क्या आप ये सोच लो कि यार हिंदी तो बहुत ही आसान होती है, कभी भी पढ़ लेंगे, कभी भी पढ़ लेंगे, और जब पीटी का एग्जाम हो गया उसके बाद आप सोच रहे हैं यार हिंदी पढ़ लेते, तो इसका मतलब क्या हुआ, पानी पीकर जात पूछना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। गद्यांश अब आ गया है आपके लिए, देखिएगा। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिनका कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य अपने सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना तो भैंस और भेड़ का काम है। साहसी मनुष्य तो सिंह के समान होता है जो अकेला होने पर भी मग्न रहता है। अर्नोल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा, जो आदमी उपयुक्त अवसर मिलने पर भी साहस से काम न ले सका वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। समय पर साहस न दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज सुनता है जो उसे बराबर कहती है,
तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। क्लियर? तो अब देखिएगा कि साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं ले सकता। सीधा सीधा क्या नहीं लेता, सीधा सीधा आपके सामने आंसर दिया हुआ है, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं बोला है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता। ये ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। और जहां पे जो जब सीधा सीधा दिया है तो ज्यादा व्याख्या की कोई आवश्यकता होती नहीं है। साहसी मनुष्य किसके समान है? ठीक है ना। तो पहली बात तो साहसी मनुष्य जो होता है वो भैंस, भेड़ और जानवर के समान तो होगा नहीं। वो किसके समान होता है? वो सिंह के समान होगा। ठीक है ना। किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के वो कम से कम भैंस, भेड़ और जानवर की तुलना तो साहसी मनुष्य से नहीं करेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है? अब देखिएगा, दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे ही व्यक्ति से मिलता है। आपने देखा ना, सीधा सीधा दे रहा है इस पैराग्राफ में, मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। तो दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है? मनुष्यता को प्रकाश मिलता है। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आई होगी। चलिए अगला देख लेते हैं। लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है? ठीक है ना, कैसे जीवन को महान बताया है? विवेकशील, स्वावलंबन पूर्ण, कमजोरी या हिम्मत वाले जीवन को? तो एक चीज समझिए, साहस की बात हो रही है पूरे पैराग्राफ में, और जब साहस की बात हो रही है तो फिर यहाँ पे हिम्मत वाला जो जीवन है ना, उसे लेखक ने बताया है महान या सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा व्यावहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची नहीं है? व्यावहारिक, ठीक है ना। कहते हैं ना यार वो बहुत व्यावहारिक है। व्यवहारिक का मतलब किस व्यक्ति के लिए हम लोग कहते हैं वो बहुत व्यावहारिक है? जो व्यवहार वगैरह बनाने में, चलाने में, संबंधों को अक्षुण्ण रखने में बहुत प्रयासरत रहता है। ठीक है ना, वो व्यावहारिक व्यक्ति होता है। देखिए व्यवहारशील ये तो है, ठीक है ना, व्यवहार में लाने के योग्य ये भी हो जाता है, व्यवहार कुशल ये भी हो जाता है। लेकिन जो आदर्शवादी व्यक्ति है वो व्यावहारिक है, ये कोई जरूरी बात नहीं है। किसी व्यक्ति का आदर्श है मान लीजिए, ठीक है ना, आदर्शवादी व्यक्ति है, मान लीजिए कोई आपका कोई दोस्त एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है, वो अगर व्यावहारिक है तो क्या करेगा? आपके भी काम थोड़े थोड़े करवाता रहेगा कि यार मैं आईएएस ऑफिसर हूं, मेरा दोस्त है, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसके थोड़े थोड़े काम करवाते चलते हैं, तो व्यावहारिक हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर वो आदर्शवादी है तो आपका कितना भी बड़ा काम फंसा होगा वो कहेगा कि मैं गलत काम नहीं करूंगा। वो आदर्शवादी व्यक्ति है ना। तो कहीं कहीं ये होता है कि जो आदर्शवादिता है वो व्यावहारिकता को पूरी तरीके से पनपने नहीं देती। तो आदर्शवादी व्यक्ति जो है वो व्यावहारिक नहीं होता है। क्लियर है? चलिए, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपालों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, सच्चा आचरण, प्रभावशील अचल स्थिति, संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, या ना वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, या ना अंजील से, या ना कुरान से, या ना धर्म चर्चा से, या ना केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। क्लियर? चलिए, छोटा सा पैराग्राफ है, पूरी तरीके से निगाह में रहेगा। प्रेम की भाषा है तो प्रेम की भाषा सबसे पहली लाइन में ही लिखा हुआ है कि शब्द रहित है प्रेम की भाषा। ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, इसमें कोई भी हमें कंफ्यूजन नहीं है। अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पर्यायवाची आपके सिलेबस में आप पढ़ ही रहे होंगे, और अरण्य का मतलब आपको वैसे भी पता होगा कि अरण्य का मतलब क्या होता है। जंगल होता है, अरण्य, कानन, कांतार, ये सब जंगल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, यत्न से क्या आशय है? तो आपको पता है कि भाषण, रत्न, परिश्रम, ये तो यत्न नहीं होता, प्रयास होता है यत्न। ठीक है ना, प्रयास होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? आचरण का, जीवन का, प्रेम का या वेद का? तो सबसे पहले नंबर पे प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोल, मतलब सब कुछ प्रेम के बारे में ही बताया जा रहा है, तो इसी की महिमा का वर्णन हो रहा है। ये हमारा आंसर इसका बी हो जाएगा, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो प्रेम की भाषा शब्द रहित है और उसके आगे इसी पंक्ति की पूरी व्याख्या होती चली जा रही है, तो इसका सबसे अच्छा जो शीर्षक होगा वो हो जाएगा आपका प्रेम की भाषा। ठीक है, तो ये आपके हिंदी के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।